हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ MCQ करेंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, RRB हो या फिर UPSSC हो। जितने भी एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री के सिलेबस हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्व स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, आगे कह रहे हैं कि भीमबेटका, जिसको भीमबेटका भी कहते हैं, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका का नाम भीमबेटका से लिया गया है, जिसका मतलब है भीम के बैठने की जगह। महाभारत के अनुसार भीम दूर दूर से भीमबेटका घूमने आते थे। इस जगह 500 या उससे अधिक शैल चित्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? अभी हम लोग देखें, शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, उसके बाद ये पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, यानी पूरा पाषाण के लोग यहाँ पे रहते थे। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इसमें जो चित्र है वो आदि मानव के द्वारा बनाया गया है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर में, निम्न में से किस स्थल पर मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। आगे देखते हैं बुर्जहोम के बारे में। बुर्जहोम, इसका साहित्यिक अर्थ है जन्म स्थान। बुर्जहोम का साहित्यिक मतलब क्या है? जन्म स्थान। यह स्थल श्रीनगर में स्थित है। ये याद रखिएगा आप लोग कि ये श्रीनगर में स्थित है। जगह जरूर याद रखिएगा कि कौन से कहाँ पे है। यह नवपाषाण कालिक स्थल है। ये भी याद रखिएगा किस काल का है? नवपाषाण कालीन स्थल है। इस स्थल से मानव और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4था नंबर है, भारत में किस शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? क्वेश्चन देखिए, गौर से पढ़िए। ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त शासक ने। और देख लेते इसके बारे में। कह रहा है कि गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जबकि कुषाण वंश के राजा कनिष्क भारत में सोने के सिक्कों को जारी करने वाला पहला राजा है। देखिए, दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त राजाओं ने। लेकिन सबसे पहले सोने के सिक्का किसने जारी किया? कुषाण वंश ने। और उनमें कौन? कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? ये जो है अजंता में, अजंता की गुफाओं में है। इसके बारे में और जानते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 में, अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अंकित है। उन्हें कमल धारण करते हुए, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या कि कमल धारण करते हुए दिखाया गया है। आकृति के चेहरे पर कोमल अभिव्यक्ति के माध्यम से करुणा दिखाई जाती है। कौन सा भाव दिखाया गया है? करुणा दिखाया गया है। चित्र के बाएं हाथ में धारण किया हुआ कमल का फूल आत्मज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। ये फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये है पद्मपाणि बोधिसत्व का फिगर। ये देखिए, कमल धारण किए हुए है बाएं हाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि भीतरी स्तंभ लेख किस काल से संबंधित है? तो ये किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त काल से संबंधित है। इसमें आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भीतरी ये स्थान है। तो भीतरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 5 मील की दूरी पर स्थित गांव है। ये एक गांव है। ये कौन सा स्थान है? गांव है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। अब देखिए, ग्राम से बाहर चुनार के लाल पत्थर से निर्मित एक स्तंभ खड़ा है, जिस पर गुप्त शासकों की यशस्वी परंपरा के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, देखिए किसके बारे में कह रहा है? स्कंदगुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक, तो जो भीतरी अभिलेख है किसके बारे में है? वो स्कंदगुप्त का अभिलेख है। आगे देखते हैं, अगला है, एक ही कब्र से
तीन मानव कंकाल, देखिए क्वेश्चन है ये फिर, ये एकदम, ये मानव कंकाल कितने कब्र मिले, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अब पूछ रहा कि तीन मानव के कंकाल कहाँ पे मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, दमदमा, दमदमा से मिले हैं। दमदमा के बारे में और जान लेते हैं। कह रहे दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्य पाषाण स्थल है। तो कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। कैसा है ये, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1982 में और 1987 के बीच की गई। दमदमा में इस खुदाई के दौरान कुल 41 मानव के कब्रें मिली, यानी 41 मानव कब्रें मिली हैं। जो कब्रें मिली हैं उनमें से 4 दोहरी दफन थी। 4 दोहरी दफन का मतलब 4 कब्र ऐसे थे जिसमें दोहरी दफन थे, मतलब 2 लोग एक साथ दफनाए गए थे। अब आगे देखिए, इन दोहरे दफन में 2 दफनों में नर मादा, 1 दफन में 2 मादा शव मिले हैं तथा चौथे दफन में 2 पुरुष और 1 महिला मिले। देखिए इसमें 2 पुरुष और 1 महिला है, तो इसका मतलब है कि 3 शव मिले हैं एक साथ दफन। एक तिहरी दफन कब्र भी वहीं मिली है। देखिए एक जगह है सराय नाहर राय, यहाँ पे क्या है, एक साथ दफन 4 मानव कंकालों वाली एक कब्र मिली है। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे 4 मानव कंकालों वाली एक कब्र मिली, मतलब एक ही कब्र में 4 मानव के कंकाल दफन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ का प्राचीन नाम जय संहिता है। तो किसका नाम है, महाभारत का नाम। महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है, जय संहिता। इसके बारे में और जानते हैं। देखिए कह रहे हैं कि महाभारत में मूलतः पहले 8800 श्लोक थे, मूलतः शुरू में यानी 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। शुरू में इसका नाम जय संहिता था जब इसमें 8800 श्लोक थे। ये क्या है, विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात या वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। देखिए शुरू में जब 8800 श्लोक थे तब इसका नाम जय संहिता था, बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब इसका नाम बदल के भारत हो गया। फिर देखिए कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर अब क्या हो गया, श्लोकों की संख्या बढ़ के 1 लाख हो गया, तब इसका नाम क्या पड़ गया, सतसाहत्री संहिता या महाभारत। जब 1 लाख श्लोक हो गया तब इसका नाम महाभारत पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण अष्टधाई, एक संस्कृत व्याकरण है अष्टधाई, इसके रचयिता का नाम क्या है। इसके रचयिता का नाम क्या है, पाणिनि। पाणिनि क्या है, अष्टधाई के रचयिता हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि महर्षि पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा जाता है। तो किसे, महर्षि पाणिनि को। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है, महर्षि पाणिनि को। इन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। पाणिनि द्वारा लिखे व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टधाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये महादहा से प्राप्त हुए हैं। महादहा के बारे में और जान लेते हैं। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में महदहा, यह महदहा है, महदहा, महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस जगह से 28 मानव समाधि, युगल समाधि, 35 गर्त चूल्हे, गर्त मतलब गड्ढा, एवं पुरुष कंकाल के ऊपर स्त्री कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखिए इसमें क्या क्या कह रहे हैं ना। तो सबसे पहले कि महदहा कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे युगल समाधि मिला, युगल समाधि मतलब जोड़ों में दफनाए गए हैं। और 35 गर्त चूल्हे मिले हैं, जो गड्ढे वाले चूल्हे हैं वो 35 मिले हैं। पुरुष कंकाल के ऊपर स्त्री कंकाल के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कृषि एवं पहिए किस काल की देन है, यानी कृषि और पहिए के आविष्कार किस काल में हुआ। तो किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण इनमें से कौन माना गया है। तो इनमें से कौन सा माना गया है, मत्स्य पुराण। ये सबसे पुराना पुराण है। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए कह रहा कि मत्स्य पुराण हिंदू धर्म में संस्कृत साहित्य की पुराण शैली में सबसे पुराना है। यह 18 महापुराणों में से एक है। कुल पुराण कितने, 18 हैं। यह एक वैष्णव रचना है
जिसका नाम विष्णु के अर्ध मानव और अर्ध मछली अवतार के नाम पर रखा गया है। मत्स्य पुराण में 291 अध्याय होते हैं, लेकिन तमिल भाषा के संस्करण में 172 अध्याय हैं और वह ग्रंथ लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? खारवेल के शासन की क्रमबद्ध विवरण से। इसमें और देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख में उड़ीसा के शासक खारवेल का विवरण है। हाथी गुफा शिलालेख प्रशस्ति के अनुसार खारवेल के जीवन के पहले 15 वर्ष विद्या के अध्ययन में व्यतीत हुए। इस काल में उसने धर्म, अर्थ शासन, मुद्रा प्राप्ति, कानून, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। यह उल्लेखित निम्न में से कौन एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो कौन सा हो जाएगा? ललित विस्तार। ये याद रखिएगा, ललित विस्तार क्या है? बुद्ध के पूर्ण जीवनी है। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। बौद्ध संप्रदाय में 2 होते हैं, महायान और हीनयान। तो ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि ये ललित विस्तार महायान या हीनयान किनका है? तो किसका है? महायान का है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि इसकी रचना में कई व्यक्तियों का योगदान है। इसका रचना काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी माना गया है। इसमें 27 अध्याय है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ललित विस्तार में कितने अध्याय हैं? तो 27 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से गलत जोड़क का पहचान करें। पहला है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये बात एकदम सही है। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये भी सही है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरा कह रहा कि खरोष्टी लिपि, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सही है, ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर अगला कह रहा कि आहत सिक्के मुगल काल में जारी किए। ये गलत है। आहत सिक्के मौर्य काल में जारी किए गए। डी कह रहा कि महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा संबंधित है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मौर्य काल में पंच चिन्हित या इसको पंचमार्ग भी कहते हैं या आहत सिक्का भी कहते हैं। पंचमार्ग, पंच चिन्हित या आहत सिक्के जारी किए जाते थे। इस तरह मौर्य साम्राज्य का सिक्का मगध के पंच चिन्हित सिक्कों का एक उदाहरण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल निकले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखहिया। क्या हो जाएगा? लेखहिया से। इसके बारे में और जान लेते हैं। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव के कंकाल मिले हैं। इनके अनुसार 27 मानव के कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? यवन शासकों ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में माना जाता है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में माना जाता है। देखिए, पूरा पाषाण काल में पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई। ये काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी से मिला है। इसमें देख लेते हैं। और तो नर्मदा घाटी के बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए, पुरातत्ववेताओं के अनुसार यहाँ भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं।
आश्चर्य है कि यहाँ डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं। कहाँ पे? नर्मदा घाटी में। और दुनिया में नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे प्राचीन नदी किसको माना जाता है? नर्मदा नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें देख लेते हैं। कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, भारत के प्रतीक चिन्ह निम्न में से अंकित हैं, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है, या देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये याद रखिएगा आप कि सत्यमेव जयते किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। आगे कह रहे हैं कि मुंडक उपनिषद हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों की मुक्तिका ग्रंथ संग्रह में से 5वें क्रमांक के रूप में सूचीबद्ध है। तो ये कौन से नंबर में आता है? 5वें नंबर पे आता है। 108 उपनिषद में से 5वें नंबर में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्राचीन पुस्तक इंडिका की रचना किसने की? आसान क्वेश्चन है। किसने की? मेगास्थनीज ने। और जान लेते हैं इनके बारे में। कह रहे कि ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला है, आगे कह रहा है कि मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और अपने प्रवास के दौरान इंडिका लिखे। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? तो किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 का प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1904 में। याद रखिएगा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेन सांग, जिसको युवान चांग भी कहते हैं, मतलब चाइनीज़ नाम इसका युवान चांग भी कहते हैं, या भारत में हेन सांग भी कहते हैं, एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। ये देखिए किससे भी संबंधित था? बौद्ध धर्म से भी संबंधित था। जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, वह 630 ईस्वी में आया था। ये टाइम ही याद रखिएगा, कब आए थे? 630 ईस्वी में आया था, और वह 15 वर्षों तक रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से। ये किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य, या इनको चाणक्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग की समय अवधि 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व थी। चालकोलिथिक युग पहली अवधि थी जब धातु का उपयोग किया गया। इससे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक चरण से संबंधित बस्तियों का विस्तार छोटा नागपुर पठार के गंगा के बेसिन तक है। नवपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रहा। लौह युग 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ से मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा कि मौर्य काल के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के बारे में मैं बताता हूँ कुछ आप लोग को। देखिए, मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित एक संस्कृत नाट्य है। मृच्छकटिक 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में लिखी गई है। यह एक गुण संपन्न ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है। ठीक है, ये एक कहानी है। किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख में शूद्रक नाम के राजा का उल्लेख नहीं है। देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है कि मौर्य इतिहास और कालक्रम के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत कौन कौन से है? देखिए, अर्थशास्त्र है, इंडिका है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था, इसमें भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। इंडिका से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए, मिलिंद पन्नू, इससे भी जानकारी मिलता है मौर्य काल के बारे में। पुराणों से भी मिलता है, मुद्रा राक्षस से मिलता है, महावाम से मिलता है, कथा सरित सागर से मिलता है, बृहत कथा मंजरी और जैन परिष्ठ पर्व से मिलता है। जैन के परिष्ठ पर्व से भी मिलता है। इतनी चीज़ से मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तांबे के प्रयोग के प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
अतिरमपक्कम चेन्नई से। कहाँ से? अतिरमपक्कम चेन्नई से। भारत में तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। चेन्नई के अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से गलत जोड़ा को छांटे, मतलब गलत जोड़ा को अलग करना है। अब कह रहा है देखिए, प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई, ये सही है। टॉलमी के द्वारा ज्योग्राफी लिखी गई, ये भी सही है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखे गए, ये भी सही है। कल्हड़, ये गलत है। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। और रामचरित, ये कल्हड़ के द्वारा लिखी नहीं गई। इसमें देख लेते हैं। रामचरित के रचनाकार संध्याकार नंदी हैं। तो रामचरित किसके द्वारा लिखा गया? संध्याकार नंदी के द्वारा। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है, जिसमें कश्मीर के राजवंशों को क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती का भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो कहाँ मिला है? कोलडीवा उत्तर प्रदेश में। कोलडीवा उत्तर प्रदेश में। इसमें और देख लेते हैं। कह रहे कि कोलडीवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के दक्षिण में बोलन नदी के तट पर स्थित है। ये बोलन होगा। बोलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व में धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो भारत ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट नमूना है? तो देखिए, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के हैं, और उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं, और बेसर शैली के मंदिर जो है मध्य भारत के हैं। इसमें देख लेते हैं आगे। देखिए, कह रहा उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली, जबकि मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में निर्मित हैं। और कह रहा कि बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का झलक दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका कालक्रम क्या है? 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय पुरातत्व का पहला महानिदेशक कौन था? तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मिला के हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ये एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कि बुर्ज होम महाराष्ट्र में स्थित है। नहीं, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है, हम पीछे देख चुके हैं। तो केवल क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, गड्ढों वाले घर भी यहाँ से प्रमुख हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।